प्यारे बच्चों, आज हम इकाई 7 में प्रत्यास्थता अध्याय में आगे का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो हमने पिछले लेक्चर में आपको हुक का नियम बताया था। जो बच्चा पहली बार वीडियो देख रहा है वो उसे मैं आपको बता दूं कि हमने इकाई 1 से इकाई 6 तक का संपूर्ण सिलेबस वीडियो के रूप में उपलब्ध करा रखा है केडी क्लासेस इसी चैनल पर। तो अब हम बात करते हैं हुक के नियम की। हमने हुक का नियम आपको बताया था। हुक का नियम क्या है? हुक का नियम कहता है कि लघु विकृतियों के लिए प्रतिबल सदैव विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। विकृति के पर लघु विकृतियों के लिए तो प्रतिबल, जब हम अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो यहां पे एक नियतांक आ जाएगा, वो ई आया, उसे ई इंटू विकृति। ई को हम क्या कहते हैं? यहां पे ई को हम कहते हैं प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्थता गुणांक, ये प्रत्यास्थता गुणांक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? पदार्थ की प्रकृति पर। प्रत्यास्थता गुणांक का अगर हम मात्रक की बात करेंगे तो मात्रक इसका है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर एमकेएस पद्धति में, और डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर सीजीएस पद्धति में। अगर हम इसके विमीय सूत्र की बात करेंगे तो हमारा विमीय सूत्र वही होगा जो प्रतिबल का विमीय सूत्र होता है, ml की पावर -1 t की पावर -2। यह प्रत्यास्थता गुणांक 3 प्रकार का होता है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतनात्मक, आयतनात्मक, और तीसरा दृढ़ता गुणांक। दृढ़ता गुणांक। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक और दृढ़ता गुणांक। प्रत्यास्थता गुणांक के 3 प्रकार हैं। अब हम इसमें से यंग प्रत्यास्थता गुणांक का अध्ययन करने जा रहे हैं। एक एक करके सभी का अध्ययन करेंगे, लेकिन यंग प्रत्यास्थता गुणांक हो, आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक हो या दृढ़ता गुणांक हो, इन सभी में एक चीज रहेगी, वो लघु विकृति। हमें लघु विकृति हमारे लिए एसेंशियल टर्म है कि लघु विकृति के लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक किसके लिए होता है? आपको बता दूं, ठोस के रूप, केवल ठोस पदार्थों के लिए होते हैं जो छड़ों के रूप में होते हैं। यंग प्रत्यास्थता गुणांक, इसे कैपिटल वाई से प्रदर्शित करते हैं। लघु विकृतियों के लिए अनुधेर्य प्रतिबल तथा अनुधेर्य विकृति के अनुपात को यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। फिर सुनिए, लघु विकृति के लिए अनुधेर्य प्रतिबल तथा अनुधेर्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? हम यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। हमारे पास एक तार है, इस तार की त्रिज्या r है। कितनी है इसकी त्रिज्या? इसकी त्रिज्या है r। इस तार की लंबाई कितनी है? l है। एक सिरा जो मुक्त था उस पे भार लटका दिया। जब हमने मुक्त सिरे पे भार लटकाया, mg, भार लटकाने से, तो जो इसकी लंबाई थी उस लंबाई में डेल्टा एल की वृद्धि हो गई। भार लटकाने से इस तार की लंबाई बढ़ गई और वो लंबाई कितनी होगी? डेल्टा एल होगी। तो अब क्या निकालेंगे हम? अनुधेर्य प्रतिबल निकालेंगे पहले। अनुधेर्य प्रतिबल, अनुधेर्य प्रतिबल क्या होगा बेटे? बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्रफल को, बल को हम mg भी कह सकते हैं, और तार है, तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर भी होता है। तो दोनों रूप में हम लिख सकते हैं। अनुधेर्य विकृति क्या होगी हमारी? अनुधेर्य विकृति
अनुदैर्ध्य विकृति होती है लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। लंबाई में परिवर्तन कितना हुआ, डेल्टा एल, और प्रारंभिक लंबाई थी एल। अब यंग प्रत्यास्थता गुणांक y क्या होगा, y होगा अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या हुआ, एफ अपॉन ए, अनुदैर्ध्य विकृति क्या हुई, डेल्टा एल अपॉन एल। तो हम इसे यूं भी लिख लेंगे एफ एल ए डेल्टा एल। तो y का मान क्या होगा, f का मान क्या हो जाएगा, mgl, और a का पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल। तो ये यंग प्रत्यास्थता गुणांक गणना करने का सूत्र है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान केवल किसके लिए होता है, केवल ठोस के लिए निकाला जाता है। किसके लिए निकाला जाता है, ठोस के लिए निकाला जाता है। यह ठोस पदार्थ का अभिलक्षणिक गुण है, अभिलक्षणिक गुण है। इसका मात्रक क्या होता है, y का मात्रक क्या होता है बेटे, वही मात्रक होता है जो प्रत्यास्थता गुणांक का होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और इसका भी सीजीएस पद्धति में क्या होगा, सीजीएस पद्धति में डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका विमीय सूत्र क्या होगा, हमारा विमीय सूत्र होगा बेटे इसका एम एल की पावर -1 टी की पावर -2। तो ये विमीय सूत्र हमारे प्रतिबल के हैं, वही प्रत्यास्थता गुणांक के विमीय सूत्र होते हैं। पर इतना ध्यान रखना है, अगर यंग प्रत्यास्थता गुणांक पूछा जाता है तो ये केवल ठोस पदार्थों के लिए होता है, क्योंकि यंग प्रत्यास्थता गुणांक ठोस पदार्थों का अभिलक्षण है। अब हम आते हैं आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक में। किसमें आ रहे हैं, आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक में। आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक में जहां आयतन आ रहा है तो उसका मतलब ही होता है कि आयतन में परिवर्तन हो रहा है। जो आयतन में परिवर्तन हो रहा है उसी के कारण जो प्रत्यास्थता गुणांक उत्पन्न हो रहा है वो क्या कहला रहा है, आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक। ये ठोस द्रव गैसों तीनों के लिए होते हैं जो दब सकते हैं, जिनको दाब लगाने पर आयतन में परिवर्तन हो जाता है, ये उन सब के लिए वैलिड होते हैं। वो जो नहीं दबते उनमें नहीं होता। लेकिन अगर हम एक नॉर्मल बात करें तो ये ठोस द्रव गैस तीनों के लिए होता है। आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक बी। लघु विकृतियों के लिए अभिलंब प्रतिबल तथा आयतन विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं, हम आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। लघु विकृतियों के लिए अभिलंब प्रतिबल तथा आयतन विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं, हम आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। हमारे पास एक वस्तु है, हमारे पास क्या है, एक वस्तु है। इस वस्तु का आयतन v है और दाब कितना है हमारा, p है। अब मैंने क्या किया, इस पे दाब बढ़ा दिया। दाब बढ़ाऊंगा तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, तो मेरा अभिलंब प्रतिबल क्या आएगा, अभिलंब प्रतिबल होगा बल बटे क्षेत्रफल, और जो अंतर प्रोड्यूस कर रहा है बल वो क्या है, डेल्टा पी के बराबर है, क्योंकि दाब भी बल बटे क्षेत्रफल के बराबर होता है। मेरी आयतन विकृति क्या आएगी, मेरी आयतन विकृति आएगी आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन। आयतन में परिवर्तन कितना हो रहा है, देखो v माइनस डेल्टा v, अंतिम आयतन माइनस प्रारंभिक आयतन बटे v, तो कितना आ गया ये, v माइनस डेल्टा v माइनस v अपॉन v, दैट इज माइनस डेल्टा v अपॉन v, v से भी कट गया। अंतिम आयतन माइनस प्रारंभिक आयतन।
तो अब हमारा आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक क्या होगा? अभिलंब प्रतिबल बटे आयतन विकृति। अभिलंब प्रतिबल हमारे पास क्या है? डेल्टा पी। आयतन विकृति क्या हुई? माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। तो ये क्या हो गया? बी का मान कितना हो गया? बी का मान हो गया आपका माइनस वी डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी। तो हमारा ये क्या आया? आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक। आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक, यहां आपको ऋणात्मक चिन्ह लग रहा है पर बी धनात्मक होता है क्योंकि आयतन में परिवर्तन जो होता है ऋणात्मक हो जाता है, इस कारण बी क्या होता है? धनात्मक होता है। ये ठोस, द्रव, गैसों तीनों के लिए होता है। और इसका जो मात्रक है, बी का मात्रक जो है, बी का मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर एनकेस पद्धति में और डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर सीजीएस पद्धति में। और इसका विमीय सूत्र है एम एल की पावर -1 टी की पावर -2। इसमें एक टर्म आती है, उसे कहते हैं संपीड्यता, कंप्रेसिबिलिटी। तो हम आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? संपीड्यता कहते हैं। आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक के किसको? व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? संपीड्यता कहते हैं। बी का मान तीनों अवस्थाओं के लिए है, जैसे मैंने आपको प्रारंभ में कहा था, ठोस, द्रव, गैस तीनों के लिए होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक पे, दैट इज दृढ़ता गुणांक। हमने आपको बताया था अगर हम किसी वस्तु के निचले भाग को फिक्स कर दें और ऊपर वाले भाग में हम क्या करें? ऊपर वाले भाग में हम बल लगाएं तो ऊपर वाला सिरा क्या हो जाता है? विस्थापित हो जाता है। क्या हो जाता है? विस्थापित हो जाता है ऊपर वाला सिरा। निचला सिरा विस्थापित नहीं होता है। ठीक, तो वही लघु विकृतियों के लिए अपरूपण विरूपण प्रतिबल तथा विरूपण विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? पदार्थ का दृढ़ता गुणांक कहते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? दृढ़ता गुणांक की। दृढ़ता गुणांक क्या कहता है? ईटा। लघु विकृतियों के लिए विरूपण प्रतिबल तथा विरूपण विकृति के अनुपात को हम क्या कहते हैं? दृढ़ता गुणांक कहते हैं। देखिए यहां पे हमारे पास हमने एक फलक ले लिया, ठीक है। हमने क्या लिया? ठोस वस्तु ली। कैसे है वो? ए, बी, सी और डी। इसके निचले सिरे को फिक्स कर दिया। ऊपरी सिरे पे हमने एक बल लगाया। ऊपरी सिरे पे जब हमने ऊपरी सिरे पे बल लगाया तो ये क्या हो गया? विस्थापित हो गया। ऊपरी सिरा, ऊपरी सिरा क्या हो गया? हमारा विस्थापित हो गया। कितने कोण पे विस्थापित हुआ? थीटा। तो ये दूरी क्या आई? एक्स। और ये दूरी क्या थी हमारी? वाई। तो हमने ऊपरी सिरे पे बल लगाया। ऊपरी सिरे पे बल लगाने के कारण ऊपरी भाग पे, निचले फलक पे नहीं, ऊपरी फलक चेंज हो गया और जो हमारा आयताकार पटल था वो क्या हो गया? ए, बी डैश, सी डैश, डी हो गया। तो इसमें विरूपण प्रतिबल कितना लगा? बल बटे क्षेत्रफल। आपकी विरूपण विकृति कितनी आई? विरूपण विकृति आई थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। दृढ़ता गुणांक क्या होता है हमारे पास? विरूपण प्रतिबल, विरूपण प्रतिबल बटे विरूपण विकृति। तो ईटा इज इक्वल टू हो गया एफ अपॉन ए थीटा। इसे थीटा की टर्म में रहने देते हैं, एफ अपॉन ए थीटा। तो जैसे हम कह रहे हैं इसका जो मात्रक है ईटा का, अगर हम मात्रक की बात करते हैं तो मात्रक क्या है हमारे पास? न्यूटन
प्रति मीटर स्क्वायर एमकेएस पद्धति में, और डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर सीजीएस पद्धति में। और इसका बीमीय सूत्र क्या है हमारे पास, एम एल की पावर -1 टी की पावर -2, एम एल की -1 और टी की पावर -2। तो इस तरह हम क्या कर लेते हैं, जो किसी ठोस पदार्थ का दृढ़ता गुणांक की गणना कर लेते हैं इस सूत्र से। पर इतना ध्यान रखना, निचला फलक नियत है और ऊपरी फलक पे हम बल लगा रहे हैं, जिस कारण से ये क्या हो रहा है, अपनी स्थिति से परिवर्तित हो रहा है। और कौन सा बल है ये, स्पर्श रेखीय बल है। अब हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आपको कराने जा रहे हैं, इसे प्रतिबल विकृति वक्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिबल विकृति वक्र। और दूसरा कहते हैं, अगर हम किसी तार पे भार बढ़ा रहे हैं, मतलब खिंचे हुए तार पे व्यवहार, खिंचे हुए तार का व्यवहार, बढ़ते भार के अंतर्गत, भार बढ़ाएंगे तभी होगा ना, बढ़ते भार के अंतर्गत खिंचे तार का व्यवहार, खिंचे तार का व्यवहार, इसे कहते हैं प्रतिबल विकृति वक्र। बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि इसमें बहुत सारी टर्म्स ऐसी आएंगी जो आगे हम एक्सप्लेन करने के लिए हमारी, उससे ही हमारी एक्सप्लेनेशन होगी। हाँ, ये हमारा प्रतिबल है y एक्सिस पे, ये हमारी विकृति है। देखिए, हमारे पास एक तार है, हमारे पास एक पतला तार है, हम यहां पे तार बना रहे हैं। इस तार पे जैसे जैसे हम भार को लटकाते हैं, एक सिरा तो नियत है, दूसरे सिरे पे जैसे जैसे हम भार को बढ़ाते हैं, तो शुरुआत में प्रतिबल और विकृति एक ही अनुपात में बढ़ते हैं। प्रतिबल बढ़ता है तो विकृति भी बढ़ती है, और हमें ग्राफ कैसा मिलता है, एक सीधी रेखा में मिलता है। किसमें मिलता है, सीधी रेखा में मिलता है। तो ए बिंदु तक, जहां तक हमें सीधी रेखा में मिल रहा है, इसे समानुपाती सीमा कहते हैं। समानुपाती सीमा क्या कहलाती है, समानुपाती सीमा। इसके बाद अगर आप प्रतिबल बढ़ाते हैं तो वो विकृति उस अनुपात में नहीं बढ़ती है। अब ग्राफ हमारा क्या होने लगा, ए के बाद क्या होने लगा, वक्रीय होने लगा। क्योंकि जब हम भार लटका रहे थे तो भार लटकाने से लंबाई में हुई वृद्धि भार के अनुक्रमानुपाती नहीं रहती, बल्कि अधिक हो जाती है। अब ए बिंदु के बाद हमने जितना भी भार बढ़ाया, भार बढ़ाने पे क्या हुआ कि तार की लंबाई भार के अनुक्रमानुपाती नहीं बढ़ी और वो ज्यादा बढ़ेगी, मतलब प्रतिबल कम रहा और लंबाई विकृति में क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये, परंतु इसमें भी वक्रीय भाग में भी एक बिंदु तक ये फिर अपनी पुनः स्थिति प्राप्त कर लेता है, इसे कहते हैं प्रत्यास्था सीमा। देखो, ए बिंदु तक आप भार लटका रहे थे, एक तार से आपने भार लटका रहे थे, तार से भार लटकाया, भार हटाया, तो उसने पुनः अपनी ओ प्रारंभिक स्थिति प्राप्त कर ली, ओ से ए तक। तो ओ से ए तक समानुपाती सीमा कहलाती है। लेकिन हम ए से बी जब चलते हैं तो ए से बी ग्राफ वक्रीय होने लगता है। ये वक्रीय क्यों होता है, क्योंकि जब हम भार को बढ़ाते हैं तो लंबाई उसी अनुपात में नहीं बढ़ती, बल्कि ज्यादा बढ़ जाती है, उसमें लंबाई में वृद्धि ज्यादा हो जाती है इस कारण से। परंतु बी बिंदु तक हमारा प्रत्यास्थता का गुण बना रहता है, तो इसलिए बी बिंदु को क्या कहते हैं, प्रभाव बिंदु भी कहते हैं। तो ओ ए बी तक प्रत्यास्थ सीमा, प्रत्यास्थ व्यवहार करता है। पदार्थ का क्या होता है, प्रत्यास्थ व्यवहार होता है। ओ ए बी तक क्या है हमारे पास, प्रत्यास्थ व्यवहार। ठीक है, हमें प्रत्यास्थ व्यवहार मिलने लग रहा है तो इसे प्रत्यास्थ क्षेत्र भी कहते हैं। अब हम बी के बाद जब हम भार लगाते हैं तो सी बिंदु पर हमारे
तार में परमानेंट डिफॉर्मेशन मतलब एक स्थायी विरूपण हो जाता है, वो तार भार हटाने पर अपनी पुनः स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाता। तो यहां पे क्या हो गया, आप देखो O डैश, तो ये पुनः अपनी स्थिति प्राप्त नहीं कर पाता, तो ये क्या करवाता है, सुघट्य विवार में आ जाता है, प्लास्टिक रीजन में आ जाता है। आप क्या करेंगे, देखिए आपको यहां इसके बाद जो भी मिलेगा वो कैसा व्यवहार मिलेगा, सुघट्य व्यवहार। इसमें आपके लगातार डिफॉर्मेशन हो जाएगी, विरूपण हो जाएगा। आप बल हटाएंगे, आप भार को हटाएंगे तो वो किसमें जाएगा, स्थायी विकृति में। ये O डैश क्या कहलाएगी, आपकी स्थायी विकृति। कौन सी विकृति कहलाएगी, स्थायी विकृति। मतलब स्थायी विकृति होगी है वो अपनी जो प्रारंभिक अवस्था O को न ग्रहण करके एक स्थायी विकृति अवस्था होती है, O डैश को ग्रहण करता है, मतलब अपनी पुनः प्रारंभिक अवस्था में नहीं आता है। किस बिंदु के बाद, B बिंदु के बाद। तो ये सुघट्य व्यवहार करने लग रहा है। अब जैसे जैसे हम भार को लटकाते हैं वैसे वैसे तार पतला होता जाता है और एकदम से प्रतिबल क्या हो जाता है, एक बिंदु के लिए अधिकतम हो जाता है। इसको क्या कहते हैं, तनन सामर्थ्य। उसे तार की क्या कहते हैं, तनन सामर्थ्य। इस समय जब हमने भार लगाया था तो जैसे जैसे हम धीरे धीरे भार बढ़ा रहे हैं तो इस बिंदु पर प्रतिबल का मान अधिकतम हो जाता है, प्रतिबल का मान अधिकतम हो जाता है। इसे भंजन प्रतिबल भी कहते हैं, मतलब ये तार के सहने की अधिकतम क्षमता है। भंजन प्रतिबल क्या होता है, वह अधिकतम प्रतिबल जो कोई तार टूटने से पहले सहन कर सकता है। जो कोई तार टूटने से पहले सहन कर सकता है क्या कहलाता है, भंजन प्रतिबल करता है। यह भंजन प्रतिबल पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है कि जो किस तरह का पदार्थ लिया है उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। इसके बाद तार पतला होना शुरू हो जाता है और जरा सा भार लटकाने पे तार टूट जाता है। इसे क्या कहते हैं, टूटने वाले को विभंजन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं हम, विभंजन बिंदु कहते हैं, विभंजन बिंदु। तो इस तरह हम इस ग्राफ में देखेंगे, हमें समानुपाती सीमा मिली, प्रत्यास्थ सीमा मिली। ओ ए बी तक हमारा प्रत्यास्थ व्यवहार था, प्रत्यास्थ क्षेत्र था। बी बिंदु के बाद हमारा विरूपण आने लगा, वो अपनी पुनः स्थिति प्राप्त नहीं कर पाया। तो उसके बाद धीरे 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 एक सीमा पे जाके जब तार बिल्कुल पतला हो जाता है, वो मैक्सिमम प्रतिबल को सहन करता है, तो प्रतिबल अधिकतम हो जाता है। ये बिंदु कहलाता है, तनन सामर्थ्य कहलाता है। और ये क्या कहलाता है, इसे तनन भंजन प्रतिबल भी कहलाता है, क्योंकि इसके ये मैक्सिमम, ये अधिकतम प्रतिबल होता है जो तार टूटने से पहले सहन करता है। तो इसके बाद तार बिल्कुल पतला हो जाता है, थोड़ा सा भी भार लटकाते हैं तो तार टूट जाता है हमारा। तो इसी के आधार पर हम बहुत सारे पदार्थों का वर्गीकरण भी करते हैं, इसी के आधार पर हम बहुत सारे पदार्थों का वर्गीकरण भी करते हैं। ठीक है, तो ये ग्राफ आप समझ लीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको उसके बारे में बताएंगे। बेटा बच्चों, मैं एक चीज एनालिसिस देख रहा था अपने चैनल का कि कुछ बच्चे वीडियो तो लगातार देख रहे हैं परंतु उन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। बेटा प्लीज, आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है, मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दूसरी चीज, कुछ प्रॉब्लम ये आ रही है, बच्चे कह रहे हैं कि आप फास्ट बोलते हो। तो बेटे एक इसमें ऑप्शन होता है स्पीड का, एक नॉर्मल स्पीड होती है, आप इसमें 0.5x स्पीड पर करके वीडियो को देखेंगे तो वीडियो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी। अगर हम बहुत स्लो पढ़ाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी भी हो जाएगी और अपलोडिंग में भी दिक्कत आती है, उसे मेकिंग में भी दिक्कत आती है, क्योंकि वीडियो बनाने का काम हम खुद करते हैं, कोई टेक्नीशियन नहीं रखा हुआ है। अपने आप हम वीडियो को बनाते हैं, एडिट करते हैं, कन्वर्ट करते हैं और अपलोडिंग एक्सपोर्ट वगैरह काम खुद करते हैं। तो अगर आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, जैसे हम तेज बोल रहे हैं, तो आप उसकी स्पीड 0.5x पे करके, मतलब स्लो करके देखिए, तो आपको वीडियो पूरी समझ में आएगी। धन्यवाद।